हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ये जो न्यूक्लियस पार्ट है ये हमने कहाँ पढ़ा था? जो सेल वाला चैप्टर है जिसका नाम क्या था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें हमने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ये सेल था, मान लो इसके अंदर ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके अंदर ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म का सेल ऑर्गेनल्स है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे न्यूक्लियस हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल है और गोल्गी बॉडीज है, ये आपके सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, उनमें से ही आता है एक सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका बेसिक देखेंगे कि सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इसको। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसके बाद इसके हम पॉइंट आउट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हम बोलते हैं। इसको अगर हम लिखें तो क्या हो गया? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसके हम डबल लेयर बना लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो गई। इसको नेक्स्ट, ये हमारी जो न्यूक्लियस है इसका शेप कैसा है? या तो ये स्पेरिकल दिखेगा, स्पेरिकल, या फिर ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप बॉडी दिख रही है। सेंटर में से क्या रहता है? न्यूक्लियोलस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। इसके अगर हम नाम लिख लें तो ये मेम्ब्रेन जो है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं इनर। अंदर साइड है, इसको हम इसलिए बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे बीच बीच में हमने देखा है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन क्या हो गई है? फ्यूज हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। ये हमने जो बॉडी बनाई है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस हो गया। इसके सेंटर में कुछ थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो है वो स्प्रेड है पूरा, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। ये क्या पार्ट हो गया? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और क्या रहता है इसके पास? राइबोसोम स्केटर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिपिड्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम हो गया। लिपिड ग्रेन्यूल्स, ये राइबोसोम जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे।
क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। अब यही राइबोसोम जो आउटर मेम्ब्रेन है, यही आगे जाकर के क्या बनाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके सरफेस पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स में होता है, पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पे उसको बोलते हैं जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो किस काम में आएगा, प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसीलिए इसकी हम ये आउटर सर्फेस पे हम राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। हमने बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। दूसरा पॉइंट है ये स्पेरिकल या फिर ओवल शेप रहता है, ये स्पेरिकल रहेगा या ओवल शेप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जनरली एक ही नंबर में रहता है, मतलब जो न्यूक्लियस है एक ही नंबर में प्रेजेंट होता है, जनरली वन इन नंबर, जनरली ये एक ही होता है। कुछ में जैसे हम अगर बात करें आरबीसी की, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है, ये ई न्यूक्लिएटेड हो गया। कुछ सेल्स होते हैं जैसे हम बात करें सीव ट्यूब्स, वहां पे भी उनके पास ये न्यूक्लियस नहीं होता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जैसे आपका अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इंडोस्पर्म, वहां पे 7 सेल न्यूक्लिएटेड होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, तो वो मोर देन वन ई नंबर हो गया। जनरली हम एक ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके बेसिक स्ट्रक्चर हो गए। इसको हम कंट्रोलिंग सेल बोलते हैं, क्यों, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो जेनेटिक हमारा इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर करता है, ठीक है, उसको सारे जितने भी ऑल जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उन सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, या फिर हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द सेल, ठीक है। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे किसके, न्यूक्लियस के। अब इसके हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर में कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला हमने डिस्कस किया इसके जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो पहला हम लिख लेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, क्योंकि ये कवरिंग फॉर्म करता है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस हो गया। तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा पार्ट हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड चौथा एंड लास्ट हमारा है क्रोमैटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन, क्योंकि यही हमारा आगे जाकर के क्रोमोसोम बनाता है जिसमें हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, फिर हम न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ेंगे, देन क्रोमैटिन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टू टाइप्स का होता है,
टू टाइप्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने डिस्कस किया। पहली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, टू टाइप्स की मेम्ब्रेन है, ये हमने डिस्कस किया था। ये हो गई एक, एंड दूसरी आउटर हो गई। इसके ऊपर हमने बताया था राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, ये मतलब आप बोल सकते हो उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये वाला हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसका काम क्या है? ये इनर साइड जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, बाहर इसके सेल रहेगी तो उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसको सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, सेपरेट द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अब हमने बताया दो मेम्ब्रेन आउटर और इनर है, इसके बीच में देखा ये दोनों कहीं कहीं फ्यूज हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या हो गया? आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां पे फ्यूज हो जाती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये क्या काम करेगा? ये जितने भी हमारे साइटोप्लाज्म से एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से जो कुछ प्रोटीन्स हो गए मान लो या फिर एंजाइम्स है, उनका क्या करेगा? इंटर एंड एग्जिट का पार्ट है। ठीक है, रेगुलेट द एंट्री और एग्जिट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका अब देखो ये साइटोप्लाज्म से इनर साइड भी आ सकता है क्योंकि सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई चीज साइटोप्लाज्म में जाएगी और साइटोप्लाज्म से कोई चीज न्यूक्लियर प्लाज्म में जाएगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा हो गया? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर पोर हो गया। अब इन दो जो मेम्ब्रेन है ये आप न्यूक्लियस के एनवलप फॉर्म करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं these two membrane form nucleus envelope। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारे ऑल यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जो हमारी प्रोकैरियोट सेल्स है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो हम ये पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट all the eukaryotic cell। ठीक है, ऑप्शन किस में होगा? न्यूक्लियस हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट बॉडी होती हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, पॉइंट इसको समझ में आ गया सबको। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्लाइड ले लेते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस। दूसरा पार्ट हो गया न्यूक्लियोलस। क्या होता है न्यूक्लियोलस? हमने भी डिस्कस किया। ये मान लो अगर न्यूक्लियस का पार्ट है, ये सेंटर में क्या होता है? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या काम करेगा ये न्यूक्लियोलस? एक तो ये मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन
और दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, आरएनए का सिंथेसिस जो है वो हमारा न्यूक्लियोलस ही करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जिसको हमने डिस्कस किया था क्रोमैटिन। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसमें जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए हो गया, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो आरएनए 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, एक होता है टीआरएनए, आरआरएनए, तीसरा होता है एमआरएनए। तीनों का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा आरआरएनए है इसका फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, सर्कुलर शेप में ये भी होता है। सर्कुलर शेप में। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया न्यूक्लियोलस का। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? ये जो हमारा ये साइटोप्लाज्म जैसे सेल का होता है मैट्रिक्स पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या हो गया? मैट्रिक्स पार्ट है किसका? न्यूक्लियस का, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। मैट्रिक्स पार्ट है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या आएगा इसमें? यहाँ पे डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी इसी में होता है। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन्स होंगे जैसे हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, वो सारे हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे क्या हो गए? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है क्रोमैटिन। फोर्थ पार्ट है क्रोमैटिन, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्रोमैटिन जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर स्केटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको ये धड़ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला क्रोमैटिन। क्रोमैटिन होता क्या है? इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहला क्या है? एक तो डीएनए होगा, डीएनए से मिलकर, एंड दूसरा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उससे मिलकर क्रोमैटिन का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, स्कैटर फॉर्म में है, इसको या फिर आप बोल दो अनकंडेंस्ड। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये जो अनकंडेंस्ड थर्ड लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया है? कंडेंस्ड हो गया है, जिसको हमने क्या बोल दिया? क्रोमोसोम, कंडेंस फॉर्म। ये क्या हो गया? स्कैटर फॉर्म में, जिसको हमने क्या बोला? क्रोमैटिन। ठीक है, जब न्यूक्लियस के अंदर वो स्कैटर फॉर्म में था या अनकंडेंस फॉर्म में था, उसको हमने बोला क्रोमैटिन।
उसके बाद हम सेल साइकिल में एम फेज पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है, जब डिवीजन होता है सेल साइकिल चलती है एम फेज में, ये जो अनकंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस फॉर्म होता है जिसको हमने बोला क्रोमोसोम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या काम करता है क्रोमेटिन? मान लो ये हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया डीएनए होता है, ये डीएनए है, ठीक है। अब इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन का कितनी होती है यहाँ पे ऑक्टेमर मतलब 8% होती है, तो हम लिख लेंगे। जैसे मान लो ये H2A, H2B, H3, H4, ठीक है। ये जो थर्ड जैसा डीएनए है ये इसमें क्या होता है, ऐसे रैप हो जाता है। फिर ऐसे ही रैप हुआ यहाँ पे, इधर फिर से हमने बना लिया H2A है, H2B, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। फिर से क्या हो गया, रैप हो गया इन हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये रैप हो गया है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये पूरा क्रोमेटिन, ठीक है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इस पूरे को हिस्टोन प्लस यहाँ पे डीएनए रैप है। अब इस डीएनए जो रैप है ये जब कंडेंस हो जाता है तो उस टाइम में कंडेंस हो गया, यहाँ पे क्या होंगी, ये हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये हिस्टोन प्रोटीन हो गई। इसको ही हमने क्या बोल दिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो कलरफुल बॉडी है, कलरफुल बॉडी, इसको हमने क्रोमोसोम बोल दिया। ये यहाँ वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसको हम आगे जाके बनाते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। इसको हम फर्दर अगर हम ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, जिसको इस रीजन पे सेंटर रीजन में कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये क्या हो गए, ये इसके आर्म्स हो, ठीक है। ये हमारा इसी अंदर क्या होगा, डीएनए रहेगा। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्या डिस्कस किया हमने, ये जो क्रोमेटिन है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये डीएनए पार्ट था, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन के पास वो रैप हो गया। वो जो रैप हुआ है पार्ट डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, उसको हमने क्या बताया कि ये क्रोमेटिन है। अब उस क्रोमेटिन जब कंडेंस हो गया उसको हमने क्या बताया कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। समझ में आ गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है इसको देख लेते हैं। क्रोमोसोम ये पी आर्म है, इसको हम पी आर्म बोलते हैं। नीचे की क्यू आर्म होती है, इसको हम क्यू आर्म नेम दे दिया। पी आर्म मतलब पेटाइट, इसका मतलब ये होता है स्मॉल, ठीक है। ये क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल लार्ज आर्म होती है। सेंटर रीजन में सेंट्रोमेयर, कौन सा पार्ट है, कॉन्स्ट्रिक्ट पार्ट है।
सेंट्रोमेर में कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया जिसको हमने बोला सेंट्रोमेर। ठीक है, इस क्रोमोसोम को, ये सिंगल एक क्रोमोसोम है, कहीं कहीं पे ऐसा देखने को भी मिलता है, तो ये भी एक क्रोमोसोम है, इसको भी हम एक क्रोमोसोम बोलेंगे, वन क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंट्रोमेयर है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, जब सेंट्रोमेयर से इसके क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं तो वो सिंगल क्रोम होता है। अगर एक ही सेंट्रोमेयर से क्रोमेटिड्स अटैच हैं तो उसको हम सिंगल क्रोमोसोम ही बोलेंगे। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये वाला क्या हो गया, क्रोमेटिड्स है, तो ये भी क्रोमेटिड्स हुआ। दोनों ही क्रोमेटिड्स हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्योंकि इनका सेंट्रोमेयर कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, सेंट्रोमेयर में क्या बताया, ये सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर है। यहां पे एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेलोमेयर। एंड ऑफ द क्रोमोसोम, जो एंड पार्ट है क्रोमोसोम का उसको हम बोलते हैं टेलोमेयर, एंड ऑफ द क्रोमोसोम। इसको हम टेलोमेयर। यहाँ पे स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट और होता है, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। सैटेलाइट क्या होता है, एक यहाँ पे जंक डीएनए होता है जिसका कोई भी प्रोटीन बनाने में कोई भी काम नहीं आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जंक डीएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सैटेलाइट। तो ये जो यहाँ पे भी कॉन्स्ट्रक्शन दिख रहा है, ये इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ये सेंट्रोमेयर जो सेंट्रोजन था इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। इधर लिख लेते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, अब डीएनए। ठीक है, ये डीएनए पार्ट है जो क्रोमोसोम में स्कैटर्ड है, डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। और जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, इसको भी एक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाए, ठीक है, यहां से डिवीजन अगर इसका हो, तब हम बोलेंगे वो सिंगल क्रोमोसोम है। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो सेंट्रोमेयर है यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये प्रोटीन होगी जिसको हमने क्या लिख बोला, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जब हम सेल डिवीजन करते हैं वहां पे तो उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो उसमें काइनेटोकोर के फाइबर्स अरेंज होते हैं जो अटैच करते हैं इसको सेंट्रोमेयर को। ठीक है, तो काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है इसका। अब हमने ये पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ लिया है। अब देखेंगे इस, ये जो सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसका आगे हम पढ़ेंगे कि इसका सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं।
on the basis of position of centromere, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, इसके बेस पे हमने क्रोमोसोम को डिवाइड किया है। ठीक है, 4 टाइप्स का होता है। पहला है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक एंड चौथा है टेलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिनको डिवाइड किया गया है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले नॉर्मली हम इसका एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। ये हमारा हो गया क्रोमोसोम सिंगल क्रोम। ये क्या है सेंटर में? सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। ठीक है, अब इसके पोजीशन, तो इसके ये सेंटर में है सेंट्रोमेयर हमारा, तो इसकी एक हम लाइन सेंटर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बेस पे क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है। पहला मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्या होता है? जो सेंट्रोमेयर सेंट्रल रीजन में है, ये सेंट्रल रीजन में है, तो ये पोजीशन कौन गई? मेटासेंट्रिक। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया जिसका सेंटर में मिडिल रीजन में है, तो ये मेटासेंट्रिक होगा। किस शेप में दिखेगा? ये वी शेप। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये एक आर्म होगी, ये दूसरी आर्म होगी, तो कैसा दिख रहा है? वी शेप, वी शेप। दूसरा हमने डिस्कस किया सब मेटासेंट्रिक, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सेंट्रोमेयर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, नीचे आ गया, जो सेंटर लाइन से वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो इसको हमने बोला सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, कैसा दिखेगा? एल शेप। ठीक है, एल शेप, इसका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का एल शेप दिखाई दिया। नेक्स्ट है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जिसमें एक आर्म जो है वो काफी स्मॉल दिखती है, दूसरी लार्ज दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर में ड्रॉ करते हैं, ये वन आर्म होगी, ये दूसरी आर्म होगी। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सब मेटासेंट्रिक हो गई। अब इसको क्या बोला? थर्ड एक्रोसेंट्रिक। थर्ड हमारा हो गया एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में देखा हमने कि जो वन आर्म है वो काफी ज्यादा बड़ी है, दूसरी उससे कम बहुत ही छोटी है। ठीक है, इसका अगर हम शेप बनाएं, कैसे दिखेगा? जे शेप दिखेगा। ये सेंट्रोमेयर है, ये जे शेप्ड है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? जे शेप। जे शेप इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब जे शेप का क्रोमोसोम है। फोर्थ हमारा है टेलोसेंट्रिक। उसमें क्या होता है? एक जो आर्म है वो पूरी ही इतनी छोटी होती है कि दिखाई तक नहीं देती है। ठीक है, तो उसको हमने बोला टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ये हमारा अब वन आर्म इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसा दिख रहा है इसका शेप? आई शेप का। इसको हमने बोला आई शेप। ठीक है, आई शेप के।
तो 4 टाइप के हमारे क्या हो गए, क्रोमोसोम हो गए। कैसे डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला है, फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, जिसको मैं डिस्कस किया, सेंट्रोमेयर थोड़ा उसका सेंटर रीजन में है, जो आपका वी शेप दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर से थोड़ा शिफ्ट हो गया है, तो वो हमको दिखाई देता है एल शेप का क्रोमोसोम। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर जो सेंटर रीजन से काफी ज्यादा नीचे शिफ्ट हो गया है, जिसमें वन आप ज्यादा बड़ी दिखाई थी एंड वन आप छोटी दिखाई थी, जो हमको जे शेप का दिखाई देगा। लास्ट है हमारा फोर्थ, जिसको बोला टेलोसेंट्रिक। टेलोमेयर हमें अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि टेलोमेयर का मतलब क्या होता है, एंड पोजीशन क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे भी एंड मतलब वन क्रोमोसोम, वन आर्म जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कैसा शेप दिख रहा है, इसका आई शेप का, तो इसको हमने बोल दिया आई शेप का क्रोमोसोम। ये हमारा एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है। इसको डिवाइड किया है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम जो डिवाइड करते हैं, उसका बेसिस क्या रखा है, लोकेशन, पोजीशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, पोजीशन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। अब हम पढ़ेंगे, हमने क्रोमेटिड डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियोलस डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म भी डिस्कस कर लिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे पूरा फाइनल कि ये न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, ठीक है। फास्ट लास्ट पार्ट है हमारा, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसी से ही, न्यूक्लियस से ही जब ये डिवाइड होता है, सेल डिवीजन करता है, उससे ही डॉटर सेल में फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये कंट्रोल करता है सारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कंट्रोल द ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा, यहाँ पे डीएनए की बात की जा रही है, ठीक है। डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए को भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि यही पेरेंट्स से आपके डॉटर सेल में, मतलब उनके चिल्ड्रंस में आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसको दूसरा पॉइंट हो गया कंप्लीट, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और क्या करेगा ये, स्टोरेज ऑफ कुछ प्रोटीन को भी स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जो न्यूक्लियोलस है उसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए सिंथेसिस करेगा तो वो प्रोटीन ही बनाएगा, तो इसीलिए हमने लिखा है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। और क्या करेगा, कंट्रोलिंग, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है जीन एक्सप्रेशन में, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन मतलब अगर हम ये डीएनए बनाए तो यहाँ पे क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन पे प्रेजेंट होते हैं हमारे करेक्टर प्रेजेंट है, जैसे स्किन कलर हो गया, हेयर कलर है, यही आगे जाकर के हमारे ट्रांसफर होते हैं किसमें, चिल्ड्रंस में, ठीक है।
तो जीन कौन सा जीन जाना है ये इसको कंट्रोल करता है, कौन? न्यूक्लियस। नेक्स्ट, ये हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर को भी ट्रांसफर करता है। स्टोर द हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल मतलब जेनेटिक की बात, जीन्स की बात की जा रही है। हेरिडिटी वर्ड हमारा हमेशा जीन के लिए यूज करेंगे। तो ये कुछ हमारे न्यूक्लियस के फंक्शन है। ठीक है, कंट्रोल और सेलुलर मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। तीसरा हो गया स्टोर ऑफ प्रोटीन, जिससे मैं बताया था न्यूक्लियोलस में फॉर्मेशन होता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्यों? क्योंकि ये सारे जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है, इसको हम मास्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन में भी ये हेल्प करता है, कौन सा जीन हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा उसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्टोर द हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी हमारा जीन से कौन सा जीन अच्छा है वही आगे जाकर के ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। अब हम जो जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग से लेकर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या डिस्कस किया था हमने कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक तरह का सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा पढ़ना क्योंकि इसी में ही हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, आउटर एंड इनर। स्पेकल ओवल शेप की इसकी बॉडी दिखती है, ये स्पेकल है या ओवल शेप है। जनरली ये एक ही नंबर में होता है, किसी में ये दो से ज्यादा भी होते हैं, किसी में नहीं भी होता। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ये आरबीसी का। ठीक है, ये ई न्यूक्लिएट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल क्यों बोला? ये कंट्रोल करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के स्पेस में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। ठीक है, यहाँ राइबोसोम आउटर सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं जो कि रफ है। ये आगे जाकर क्या बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहीं से आगे जाकर के रफ एंडोप्लाज्मिक का फॉर्मेशन होता है। इनर साइड जो होती है वो स्मूथ होती है। ये सेंटर रीजन में न्यूक्लियोप्लाज्म है जो मैट्रिक्स पार्ट है। ठीक है, ये वाला। और वहां पे न्यूक्लियोलस होता है जिसको हमने बोला साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और कुछ लिपिड ग्रेन्यूल्स होते हैं। कुछ थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हमने बताया था क्रोमेटिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फोर्थ है क्रोमेटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू टाइप्स का होता है, आउटर एंड इनर। ये जहाँ पे फ्यूज होते हैं उसको हमने बोला था न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे देखो आउटर इनर फ्यूज होगी, न्यूक्लियर पोर ये क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को, कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जाने हैं कौन से बाहर जाने हैं उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या करेगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म और जो बाहर सेल है उसका साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमारे सारे यूकैरियोटिक में पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ये न्यूक्लियर एनवेलप एक तरह से कवरिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है हमारे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये एक तरह का मेम्ब्रेन ब्रेनलेस है और ये इसका बोलते हैं साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है। ये डायग्राम है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस है, सर्कुलर शेप में रहता है। ठीक है,
न्यूक्लियोप्लाज्म ये मैट्रिक्स पार्ट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड के, यहाँ पे प्रोटीन्स भी होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये हमारा दिखाया था कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है स्कैटर फॉर्म में है जिसको हमने बोला क्रोमेटिन। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो स्कैटर फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। स्कैटर फॉर्म में जो कंडेंस फॉर्म में होता है इसको हमने बोला क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस किए थे। ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारा डीएनए है। डीएनए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स है, ऑक्टामर होती है, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये डीएनए जाकर के रैप हो जाता है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। ये पूरे को मिला के हम क्रोमेटिन बोला। ये क्रोमेटिन जब कंडेंस फॉर्म में आया, कलरफुल बॉडी स्टेन कराई, जिसको हमने बोला क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर क्या रहता है? हमारा डीएनए रहता है। सेंटर में कॉन्स्टिक पार्ट जो आया उसको हमने डिस्कस किया सेंट्रोमेयर। वन आर्म इसकी छोटी होती है, दूसरी थोड़ा सा लॉन्ग होती है। जो पी आर्म है इसको हम बोले स्मॉल पेटाइट, इसका मतलब ही होता है छोटी। ये क्रोमोसोम वन क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे दिखाया ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि ये क्या किया गया है? इसको डुप्लीकेट किया है, क्योंकि इसको अगर सेल डिवीजन करना है और जब सेल डिवीजन होगा तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा। तो दोनों ही डॉटर सेल में ये नंबर ऑफ जो डीएनए है क्रोमोसोम इक्वल जाने चाहिए, इसीलिए अपना अमाउंट वो डबल करता है, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम एक ही है, क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड्स का कॉमन है, ठीक है। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्रोमेटिड्स, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स का सेंट्रोमियर कॉमन है, इनको हम बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। एंड ऑफ द क्रोमोसोम मतलब जो एंड पार्ट क्रोमोसोम का है उसको हमने बोला टेलोमियर, ठीक है, इन पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे एक और कौन से पार्ट दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट, जिसको हम जंग डीएनए बोलते हैं। जंग डीएनए का मतलब ये है कि ये जो प्रोटीन बनाने का काम है, डीएनए आगे जाकर के आरएनए बनाता है, आरएनए से आकर के प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसको हमने बोला जंग डीएनए। तो इस वाले पार्ट पे यहाँ पे भी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट बन रहा है, मतलब थोड़ा अंदर की कर्व बना है, तो इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेंट्रोमियर है ये भी हमारा कर्व है, तो इसको हमने पहला बोला प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन, दूसरा हो गया सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। तो इस ये कंप्लीट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, मेटाफेज एनाफेज में जाते हैं, तो वहां पर पे क्या होता है, जब सेल डिवाइड करना होती उस टाइम में जो ये सेंट्रोमेयर है, यहाँ से क्रोमोसोम को अलग करने के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या करती है, इसको होल्ड करती है एंड स्पिंडल फाइबर से अटैच करती है और अपोजिट पोल की तरफ मूव करती है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया काइनेटोकोर। तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, जो वी शेप का दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की वो क्या है, मिड मिड पोजीशन में है। दूसरी है सब मेटासेंट्रिक, उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, जिसमें हम आपका शेप दिखाएगा एल शेप का क्रोमोसोम। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, जो सेंट्रोमेयर है वो वन आर्म जो है काफी लॉन्ग रहेगी, दूसरी एकदम ही शॉर्टेस्ट, क्योंकि सेंट्रोमेयर काफी ज्यादा नीचे चला गया है, ठीक है, तो वो जे शेप का दिखाई देगा। नेक्स्ट है टेलोमेयर। टेलोमेयर मतलब एंड ऑफ द पार्ट, मतलब एक क्रोमोसोम हमें दिखाई ही नहीं देगा, इतने लास्ट पार्ट में गया है, तो उसको हम बोलेंगे ये आई शेप का क्रोमोसोम हमको दिखाई देगा, तो इसको बोल दिया टेलोसेंट्रिक, ठीक है। ये पोजीशन पे डिवाइड किए गए हैं, ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम्स हैं, तो उसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। अब मेन क्या है, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस क्या काम करता है, तो हमने पहले बोला था यही कंट्रोल और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो सेल के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है उनको ये कंट्रोल करता है। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, डीएनए है। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, क्योंकि डीएनए ही जाकर के जब सेल डिवाइड करती है तो डीएनए कंटेंट भी डबल होता है, वही आगे जाकर के फॉरवर्ड होता है डॉटर सेल में। तो ये अमाउंट क्या होता है, डबल हो जाता है, तभी जाकर के आगे डॉटर सेल में फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो उसको भी स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। हमने ये क्यों बोला, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है वहां पे साइट ऑफ आरएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए बोला स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोलिंग सेंटर जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि कौन से आगे प्रोटीन फॉरवर्ड करनी है, ये न्यूक्लियस ही उसको कंट्रोलिंग पावर देता है। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन। कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये जो डीएनए है इसी के ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स क्या करते हैं, वही कैरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा पेरेंट से डॉटर सेल में जाएगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी मटेरियल को भी कंट्रोल करता है, स्टोर द हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी कैरेक्टर।